दरवाज़ा बंद करते ही आसी अपना हाथ अपने सीने पर रखती है, जो अभी किसी बुलेट ट्रेन की तरह कहीं ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा था। यहाँ आसी चैन की एक सांस तक नहीं लेती कि तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, व्हाट द हेल, और कौन हो तुम? वैसे अभी आसी का चेहरा उस दरवाजे की तरफ ही था और अभी भी वो दोनों आदमी बाहर से दरवाजे को बस टोके जा रहे थे। पर आशी पीछे से जब वो आवाज़ सुनती है, तभी उसकी गहरी लाल आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और एक पल के लिए तो उसकी दुनिया थम सी जाती है और उसका दिल, जो अभी बहुत तेज़ों से धड़क रहा था, आसी का वही दिल एकदम से रुक सा जाता है। तभी वो बहुत धीरे से अपने पीछे पलट कर देखती है और उस इंसान को देखते ही आसी की आंखों से मोटे मोटे से आंसू बहने लगते हैं। इस वक्त आसी के सामने और कोई नहीं पर खुद आदित्य खड़ा था, जो उसका बाप था। हाँ, ये आसी ही शहर आदित्य सिंह है, आदित्य की जान और हूर का दिल। वैसे मुझे पता है कि आप सबको ये जानना है कि आदित्य यहाँ कैसे आया, तो उसके लिए लेट्स गो इन फ्लैशबैक। 3 घंटे पहले ASR इंडस्ट्रीज। इस वक्त आदित्य उसके केबिन में बने प्राइवेट रूम में सो रहा था और हूर भी वहीं थी। हूर के दिमाग में अभी भी वो सारी बातें एक एक करके बस घूमे जा रही थी, जो उसने गुस्से से आकर आदित्य से कही थी और जिसकी वजह से आदित्य इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था। हूर वो सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी आदित्य उठता है और फिर उसे देखकर हूर उसे हक कर लेती है। तभी हूर रोते हुए आदित्य से कहती है, आई एम सॉरी अदू, मुझे पता नहीं तब क्या हो गया था और इतना गुस्सा क्यों आया कि मेरे मुंह से वो सब कुछ निकल गया। मेरे कहने का वो बिल्कुल भी मतलब नहीं था। प्लीज़ आप ऐसा मत समझो कि मैं बेबी के लिए आपके प्यार पर शक कर रही। तभी आदित्य हूर को हक करता है और बस अपनी बनावटी स्माइल के साथ उससे कहता है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ हूर, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि इसमें गलती किसी की नहीं है, पर सिर्फ मेरी है। अगर मैंने तभी ध्यान रखा होता तो मेरा बच्चा आज हमारे पास होता। हूर अपना सिर ना में हिलाती है और उससे कुछ कहने वाली होती है, पर तभी आदित्य हूर से कहता है, मुझे एक क्लाइंट से मिलने द मूनलाइट होटल जाना है, तो मुझे अभी निकलना चाहिए, आधे घंटे में मीटिंग है। तभी हूर आदित्य से कहती है, आदो आप इस वक्त कहीं नहीं जा सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी आदित्य हूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आप घर चले जाना और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे शायद देर हो जाएगी। इतना कहकर आदित्य अपना ब्लेजर को उठाता है और फिर वहाँ से नील के साथ होटल के लिए चला जाता है। इधर होटल में आदित्य की उसके क्लाइंट के साथ मीटिंग पूरे के पूरे 2 घंटों तक चलती है और जब वो लोग वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं, तभी गलती से आदित्य के एक्सप्रेसिव शूट पर पालक पनीर की सब्जी गिर जाती है और उसका दाग लग जाता है। असल में
जब आदित्य जाने के लिए मुड़ता ही है, तभी उसके पीछे से एक वेटर एक ट्रे लेकर आता है जिसमें से वो सब्जी थी। तो गलती से ही वेटर से आदित्य टकरा जाता है और वो सब्जी आदित्य के पूरे सूट पर फैल जाती है। ये देखते ही नील उस वेटर पर भड़कता है। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दिया? तभी आदित्य नील को शांत कराते हुए उससे कहता है, शांत हो जा नील। तभी आदित्य उस बेटल से अपनी प्लेन आवाज़ में उसे कहता है, तुम जाओ। तभी वो बेटर वहाँ से अपनी जान भगाकर और वहाँ से भाग जाता है। तभी आदित्य नील से कहता है, अब मैं ऐसे ही घर तो नहीं जा सकता। तभी आदित्य के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो नील से कहता है, नील तू एक काम कर, यहाँ से अब इस आधे घंटे की दूरी पर है और घर एक तो जाकर ऑफिस से मेरे कपड़े लेकर आ। मैं तब तक रूम में जाकर रुकता हूँ। नील अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है और आदित्य वहाँ से ऊपर रूम में चला जाता है। वैसे आदित्य के यहाँ बहुत सी बिजनेस मीटिंग्स होती थी और कभी कभी दो दो साथ में। तो ऐसे में यहाँ आदित्य का नाम का एक रूम बुक किया गया था जिससे आदित्य कभी भी फ्रेश होने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए उस रूम का यूज करता था। तो इस तरह से आदित्य यहाँ इस होटल में और इस रूम में पहुँचा था। फ्लैशबैक एंड इस वक्त आदित्य सिर्फ बाथरूम में था क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो चुके थे और शायद उसने अभी अभी शावर भी लिया था जिसकी वजह से उसके बाल गीले थे और उनमें से अभी भी पानी टपक रहा था। वैसे आदित्य को अपने आगे देखकर शहर, अब से मैं आशी से शहर के नाम से ही मेंशन करूँगी तो कोई कंफ्यूज मत होना, इमोशनल हो जाती है। वैसे उसकी नफरत अपनी जगह पर थी, पर वो ये कैसे भूल सकती थी कि वो अपने डैन की जान हुआ करती थी। फिर ऐसा क्या हो गया जो उसके डैडा ने उसे आश्रम में ही छोड़ दिया? वैसे ये सवाल शहर का था। शहर इतने सालों बाद आदित्य को देख रही थी और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त उसकी आंखों के आगे जो इंसान खड़ा है वो उसका बाप है। जैसे शहर आदित्य और हू से नफरत करती थी, पर उसके दिल को ये बात वो कैसे समझाती? बच्चों के लिए उसके माँ पापा और उनके प्यार को पाने की लालच कुछ इस कदर होती है कि इसके आगे उनकी सालों की नफरत भी कभी कभी बहुत ही कम पड़ जाती है और बहुत छोटी सी भी लगने लगती है। बच्चे के लिए उनके पेरेंट्स और किसी भी पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे का मोह कुछ इसी तरह से होता है जिसे नफरत कभी छू भी नहीं पाती। भले ही शहर को ऐसा लग रहा था कि वो आदित्य और हूर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, पर क्या वो सच था? वो बिल्कुल भी सच नहीं था, क्योंकि शहर उनसे कभी भी नफरत नहीं करती थी। बस वो उनसे गुस्सा थी, शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, पर उसे नफरत नहीं कर सकते। अगर वो सब में उनकी वो आदित्य को अपने आगे देखकर इमोशनल नहीं होती, पर यहाँ से चली जाती, फिर बाहों में दोनों आदमी
उसे पकड़कर वापस उस राक्षसी के पास वापस ही क्यों न लेकर जाते। इस बात को कोई नहीं झुठला सकता था कि शहर को तब भी उन दोनों आदित्य और हूर की ज़रूरत थी और आज उसे भी उन दोनों की ज़रूरत थी। उल्टा आज शहर को दोनों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी शहर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आदित्य की तरफ आती है। जब आदित्य शहर की तरफ देखता है तभी उसे एक कनेक्शन सा फील होता है। उसे शहर की तरफ एक खिंचाव सा महसूस होता है। तभी आदित्य को दरवाजे पर फिर से किसी के ठोकने की आवाज़ें महसूस होती हैं। शहर आदित्य के पास जाती है और जैसे ही आदित्य उसे देखता है उसका मुंह खुला का खुला और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उनमें पानी भी भर जाता है। भले ही शहर उनका अपना खून नहीं थी पर वो अपनी बच्ची को आंखें बंद करके भी पहचान सकता था। उसे शहर को पहचानने के लिए किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही आदित्य शहर को देखता है उसका अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता पर उसे एक शॉक देने के लिए शहर उसके एक गाल को टच करती है और अपनी भारी आवाज़ में उससे कहती है, डैडा। इससे पहले कि शहर आगे कुछ भी कह पाती तभी अचानक से वो दोनों आदमी दरवाजे को तोड़ देते हैं और फिर वो अंदर आ जाते हैं। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ सुनते ही शहर की पूरी बॉडी बुरी तरह से कांपने लगती है और वो आदित्य को हक करके उसके सीने में अपने फेस को छिपा लेती है। तभी आदित्य भी शहर को हक कर लेता है और जब उसे शहर की लावा की तरह तपती हुई बॉडी महसूस होती है तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो उन दोनों आदमियों को तरफ देखता है और फिर उसका ध्यान शहर के कपड़ों पर जाता है। जैसे ही वो उसे नोटिस करता है उसे समझते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि ये दोनों कौन हैं और शहर की बॉडी ऐसे जल क्यों रही है। तभी आदित्य की शहर के ऊपर पकड़ और भी टाइट हो जाती है और फिर वो अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उन दोनों की तरफ देखता है जो अभी वहाँ पर खड़े थे। वैसे आदित्य को वहाँ देखकर उन दोनों को डर लग रहा था पर उन्हें ये भी पता था कि अगर वो शहर को लिए बिना वापस गए तो रश्मि उनके चीथड़े चीथड़े कर देगी। तभी उनमें से एक आदमी आदित्य से कहता है, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। तभी आदित्य अपनी सबसे भयानक आवाज़ में उससे पूछता है, इसे शहर में तेरे अलावा कर दूं? तू जानता भी है ये कौन है? उन दोनों गधों को कहाँ पता था ये शहर आदित्य सिंह की बेटी है जिसे उस रश्मि ने पिछले 18 सालों से अपनी 4 दीवारी पर कैद करके रखा था। इससे पहले उन दोनों में से कोई आदित्य को कुछ भी बताता। तभी वो आदमी जिसके लिए रश्मि ने शहर को फिक्स किया था उस रूम में आता है। तभी वो शहर की तरफ अपनी गंदी भरी नज़रों से देखते हुए आदित्य से कहता है, हाँ ये वही लड़की है जिसके लिए उस रश्मि ने मुझसे 2 पेटी पूरे के पूरे लिए थे। इतना पैसा देने के बाद तो मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता। तभी वो आदित्य की तरफ बढ़ता है और शहर को पीछे से टच ही करने वाला होता है
कि आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे एक ही झटके में ट्विस्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की चीख निकल आती है। आदित्य अब अपनी एकदम सर्द आवाज में उनसे कहता है, मेरी बेटी के साथ वो सब कुछ करेगा तू, और मैं तुझे सब कुछ करने दूंगा। आदित्य की बात सुनकर उन तीनों की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और उनकी जान उनके गले में ही अटक कर रह जाती है। तभी उन दोनों आदमियों में से एक पूछता है, ये आपकी बेटी? तभी आदित्य अपनी वही सर्द आवाज में कहता है, हाँ, ये मेरी आदित्य सिंह की बेटी है, और मेरी बच्ची का ये हाल करने के लिए तो तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगा मैं। आदित्य की बात सुनकर वो तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं, पर उन्हें वहाँ आदित्य के गार्ड खड़े दिखते हैं। तभी आदित्य अपने गार्ड से कहता है, लेकर जाओ इन तीनों को और इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो, पर जान से मत मारना। आदित्य को ऑर्डर मिलते ही वो लोग उन तीनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही आदित्य शहर का चेहरा उनके सीने से बाहर निकालता है और देखता है कि कैसे उसका पूरा का पूरा फेस किसी उबलते हुए टमाटर से भी कहीं ज़्यादा लाल हो चुका था। तभी आदित्य शहर का छोटा सा पेस अपने हाथों में लेता है और किसी पागल की तरह उसके फेस पर किसेस करने लगता है और किसी पागल की तरह रोते हुए शहर से कहता है, मेरा बेबी, मेरी शहर जिंदा है, आपको कुछ नहीं हुआ बेबी, आप ठीक हो? मुझे तो अभी भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तभी अचानक से शहर अपने हाथों को रब करने लगती है और फिर वह रोते हुए आदित्य से कहती है, बहुत बहुत गर्मी लग रही है, बहुत बहुत गंदा लग रहा है डैडा। तभी आदित्य शहर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, अभी आप ठीक हो जाओगी बेबी, बस आप रब नहीं करना। तभी वो शहर के कपड़ों की तरफ देखता है और फिर वह झट से हूर को कॉल करता है। जब उधर हूर फ़ोन उठाती है तभी आदित्य उससे कहता है, हूर, अभी आप मेरी बात सुनो और आप कोई भी सवाल मत पूछना, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करो। उधर से हूर बहुत परेशान हो जाती है, पर फिर अपने आप को शांत करते हुए आदित्य से कहती है, हाँ दो बोलो। तभी आदित्य हूर से कहता है, आप अभी के अभी यहाँ द मूनलाइट होटल में आ जाओ, और आपको तो रूम नंबर पता है ना, तो सीधे रूम में ही आना, और आते वक्त आपके साथ दिशा की एक ड्रेस लेकर भी आना। मैं आपको एक इंजेक्शन का नाम मैसेज करता हूँ, तो आप मेडिकल से वो इंजेक्शन और सिरिंज लेकर आ जाओ। और वो वक्त कम है, आप बस जल्दी से ही आ जाओ। इतना कहकर आदित्य कान फोन को रख देता है। उधर हूर को कुछ समझ ही नहीं आता कि आदित्य ने दिशा की ड्रेस क्यों मंगवाई है, तो हूर पायल को ये बताती है और फिर दिशा की एक ड्रेस लेकर होटल के लिए निकल जाती है। वहीं होटल आदित्य के रूम में आदित्य शहर को लेकर वॉशरूम में आता है और फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वो सोचने लगता है, हूर को आने में अभी बहुत वक्त लग जाएगा,
तब तक मैं बेबी को वैसे बिल्कुल भी नहीं रहने दे सकता। मैं यहाँ के फीमेल स्टाफ पर भी ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। वैसे भी बेटी मेरी है और भगवान जानता है कि मेरे दिल में बच्चे के लिए कोई भी पाप तो नहीं है। तभी आदित्य शहर के माथे पर किसेस करते हुए कहता है आई एम सॉरी बाबू। इतना कहकर आदित्य शहर को सावर के नीचे खड़ा करता है। उसकी नज़र शहर के इनर बॉडी पर मौजूद घावों पर जाती है और उन्हें देखकर आदित्य के पैरों तले से जमीन हिल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जब वो शहर के शरीर को टच करता है तभी शहर के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है, जिससे आदित्य के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बेचारा, उसे क्या पता था कि उसे और बहुत कुछ देखना है, क्योंकि शहर की पूरी बॉडी ही दागों से भरी पड़ी थी और इसके आगे शहर के बॉडी पर मौजूद दाग कुछ भी नहीं थे। तभी आदित्य शावर ऑन करता है और शहर को ठीक से पकड़ता है। तभी ठंडा ठंडा पानी शहर की बॉडी पर गिरने लगता है और उसकी बॉडी की गर्मी थोड़ी थोड़ी सी कम होने लगती है। पानी की वजह से शहर की बॉडी पर मौजूद पूरा मेकअप भी निकल जाता है, जो उस रश्मि ने शहर के दागों को छिपाने के लिए लगाया था। जैसे ही आदित्य की नज़र शहर की बॉडी पर पड़ती है, उसकी सांसें अपने आप ही भारी हो जाती हैं और उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा घना छा जाता है। तभी वो अपने आंसुओं भरी आंखों से शहर की तरफ देखता है, जो अभी अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी और अपनी बॉडी को बार बार रब कर रही थी, जिससे उसकी बॉडी पर मौजूद वो दाग एकदम लाड पड़ रहे थे। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर से किसी की आवाज़ आती है। पर ये आवाज़ सुनकर शहर बुरी तरह से घबरा जाती है और आदित्य को हक कर लेती है। आदित्य अभी भी बाथरूम में था और यहाँ कोई भी गलत सीन नहीं था। आदित्य बहुत अच्छे से समझ रहा था कि इस वक्त उसकी बच्ची पर क्या बीत रही थी, जो वो छोटी सी आवाज़ सुनकर भी ऐसे डर रही थी। तभी आदित्य शहर को हक करते हुए बाहर रूम में मौजूद इंसान से पूछता है, कौन है? तभी बाहर से नील उससे कहता है, सर मैं हूँ नील। तभी आदित्य उससे पूछता है, नील तू मेरे कपड़े लेकर आया है ना? तभी नील उसे हाँ में जवाब देता है। फिर आदित्य उससे कहता है, अच्छा तो तू अभी रूम से बाहर जा और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तू अंदर मत आना, पर हूर आएगी तो उसे तुरंत अंदर भेज देना। आदित्य की बात सुनकर नील एकदम कंफ्यूज होता है, पर उसे तो अपने बॉस का ऑर्डर मानना था, तो वह ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी आदित्य शहर को अपने आप से अलग करता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए देखता है कि कैसे उस पर किसी की उंगलियों के निशान मौजूद थे। शहर के मेकअप की वजह से आदित्य को कुछ भी पता नहीं चल रहा था, पर अभी उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो शहर के गालों को लब करता है, उसकी सिसकी निकल आती है। शहर को इस हालत में देखकर आदित्य मर रहा था। वो खुद भी रो रहा था,
शहर उनकी बेटी नहीं पर उसकी जान थी। जहाँ वो शहर के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था, उसे डांटा भी नहीं था, बस इसी डर से कि कहीं उसकी छोटी सी डांट की वजह से उसकी बेटी से ना दे। आज उसकी वही बेटी इतने दर्द में थी कि आदित्य की बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी अब तक इतने पूरे हाल में थी, सब कुछ सहन कर रही थी। आदित्य शहर को वहाँ पर खड़ा करता है, पर जब शहर के पैर उसका साथ छोड़ देते हैं तभी आदित्य उसे एक स्टूल पर बैठा देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है।